मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। कह रही है चौपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। एकता से बल मिला है झोंपड़ी की सांस को। एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को। आंधियों से लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के। आंधियों से लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के। ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। हर यारा जो सुबह फीकी लगे है आज तक। एक यारा जो सुबह फीकी लगे है आज तक। लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गाँव के। लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गाँव के। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से। बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गाँव के। ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। कह रही है चौपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। लोहारी गांव के निवासियों को ठगने वाली उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोहारी गांव का पुनर्वास करना होगा। करना होगा करना होगा। लोहारी गांव का पुनर्वास करना होगा। करना होगा करना होगा। विकास के नाम पर लोगों को डुबाना। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। मूल निवास लागू करो। लागू करो। दावेदार दावेदार लोहारी के दावेदार। दावेदार दावेदार लोहारी के दावेदार। दावेदार दावेदार रक्षा है ना पेंशन है। अग्निपथ पेंशन है। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अंकिता हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं।
क्या करने चले थे हम, तस्वीर बदलने चले थे हम। दरिया से उठकर आसमां पे चढ़कर बरसने चले थे हम। मिट्टी को सींचकर खाका सपनों का खींचकर आग में तपकर सोना बनने चले थे हम। सरहद बदलने चले थे हम, पर सरहद पर एक दीवार थी। हर ईंट के हाथ लाठी बंदूक तलवार थी। सियासत की ठोकर तैयार थी। हौसला हमारा हथियार था। हर बादल बरसने को तैयार था। एक तरफ बात हो रही थी, दूसरी तरफ घात हो रही थी। फिर किसी ने पत्थर फेंका और किसी ने लाठी चला दी। बादल से नीर के बदले नदी खून की बहा दी। कैसा ये मतभेद था, कितनों की छाती में छेद था। इज्जत तार तार थी, इंसानियत दूर समंदर पार थी। ऊपर चांद उदास था, नीचे धरती सिसक रही थी। खून की धारा उसके आंचल में जो सिमट रही थी। सियासत करने वाले खुश थे और कुछ अपने न जाने क्यों चुप थे। कभी चुप्पी भी कानों में चुभती है। हर साल यादें घाव से रिश्ती हैं। गुमनाम अंधेरों में कभी रो लेता हूं, बादल सा हल्का हो लेता हूं। चल तो नहीं पाता, बस उड़ता हूं। जख्मी पर्वतों में, धधकते जंगलों में, ऊंची इमारतों में बदली तस्वीर ढूंढता हूं, जो मिलती तो है पर बदली नहीं है। विश्वास है कोई तो आएगा, ऊंची चलाएगा, तस्वीर को बदल जाएगा। तस्वीर बदलने चले थे हम, क्या करने चले थे हम। लगभग जब मैं 9-10 साल का रहा होगा, अपने गांव ग्राम चिरखुन से पढ़ाई के लिए मैं गोपेश्वर चला गया था जब मैं क्लास 4th में था। क्योंकि गांव में पढ़ाई की अच्छी सुविधा न होने की वजह से हमारे जो क्षेत्र का सबसे नज़दीकी स्टेशन था, शहर जिसे गोपेश्वर कहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई की समुचित व्यवस्था थी। तो अपने चाचा श्री वासुदेव कांति जी के साथ मैं उनके साथ चला गया, जो कि ग्रेजुएशन कर रहे थे गोपेश्वर में। उसके बाद मैंने कक्षा 9th और 10th टिहरी में चाचा जी के साथ, जबकि वो वहाँ जॉब पर लग चुके थे। और 11th और 12th मैंने यमुनानगर से अपने दूसरे चाचा जी के साथ की। तत्पश्चात 1986 में पिताजी हमारे जो आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग रुड़की आ गई, तो हम सब परिवार रुड़की शिफ्ट हो गए और मैं भी यहाँ पर आ गया। मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और आगे की जो भी पढ़ाई थी मेरी यहीं पर हुई। मेरी शादी भी जल्दी ही कर दी गई। 1992 में मेरी शादी हो गई और एक साल में ही 1993 में मेरी एक बेटी हुई। तो एक किस्म से जीवन बहुत अच्छा मुझे महसूस होने लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। 1994 में जो उत्तराखंड का आंदोलन था, तब हम लोग उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। तो उत्तर प्रदेश में एक 27% आरक्षण चला, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था। वहाँ भी आंदोलन हुए, लेकिन उत्तराखंड की जनता के बीच में एक और मसला इस दरमियान में आया कि जो ये 27% आरक्षण है, उत्तराखंड की जो जनता है उस पर ये ज़्यादा भारी है। क्यों? जो आरक्षित वर्ग है वो उत्तराखंड में मात्र 1.5 से 2% के बीच में है, और वो जो 27% आरक्षण है, तो यानी कि बाहर का आदमी उत्तराखंड में आकर के सर्विस करेगा। कि उत्तराखंड एक पृथक राज्य की मांग तो अक्सर चल ही रही थी, पहले से चल रही थी। बार बार इसके संबंध में आंदोलन भी होते रहे, मीटिंगें भी होती रही। हर जगह संपूर्ण उत्तराखंड में अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग इसको कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अचानक ही क्या होता है कि जो ये 27% आरक्षण हमारे उत्तर प्रदेश में जो चला था, उत्तराखंड में ये पृथक राज्य की मांग में एकदम तब्दील हो गया कि क्यों ना हमारा अपना ही राज्य हो, और जो यहाँ का 2% लगभग जो आरक्षित वर्ग है उसके स्थान पर अन्य लोगों को यहाँ पर ये सुविधा हमें क्यों नहीं मिले। ये विचार जब सबके मन में आया और ये
एकदम से सभी लोगों ने इसको ग्रहण भी कर लिया। उत्तराखंड में वो आंदोलन अब एक पृथक राज्य के लिए एक बहुत अच्छे विकराल रूप में वो सामने आए। उसमें लोग बढ़ चढ़कर एकदम से भाग लेने लगे और अब तक तो पुरुष लोग पहले ही इस आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन अब महिलाओं ने अपनी ऐसी भूमिका बदली कि तुरंत महिलाओं ने अग्रणी होकर के इस आंदोलन की पैरवी करनी शुरू कर दी और वो बहुत सक्रिय इसमें हो गए। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ अभाव थे बहुत, वो लोग भी अपने गाँव से कई किलोमीटर चल करके उस जगह पहुँचे, अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर करके आंदोलन में सहयोग किया। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए बिना किसी बड़े नेता के, बिना किसी एक मंच के सभी लोग एक भाव से एकत्रित होने लगे और एक जैसी बात सब जगह से होने लगी कि नहीं, हमारा पृथक राज्य होना ही चाहिए। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, सन 1950 से ये मांग हमारी चल रही थी कि एक पृथक राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र है, इतने मूल सुविधाओं का अभाव है, राज्य तो बनना ही चाहिए। हम लोग 1994 में इसी आंदोलन के लिए अपनी मांग को आगे रखने के लिए एक कुछ जो हमारे अग्रणी लोग थे, सब ने एक विचार बनाया कि इस मांग को लेकर के तुरंत ही हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थे और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री थे। तो हम इस मांग को लेकर के और ये विचार बना कि 2 अक्टूबर 1994 को रामलीला ग्राउंड में एक महारैली करेंगे। सभी देश के जितने भी उत्तराखंडी थे कि हाँ भाई यहाँ रैली की जाएगी और केंद्र सरकार पर इस महारैली के माध्यम से एक दबाव बनाया जाएगा कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाए। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर को एक महारैली का रूप, जिसे लोग कहने लगे थे, वो दिल्ली में आयोजित की गई और जगह जगह से, देश के विभिन्न भागों से कि भाई 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचना है। मेरा ये इरादा था कि 2 अक्टूबर को मैं भी अपने संगठन के साथ ही दिल्ली जाऊँगा। रुड़की से भी हमारी सुबह 2 बसें यहाँ से निकलनी थी, सुभाष नगर गढ़वाल सभा से और ये हमारे अशोक नगर से। तो सभी आंदोलनकारी तैयार थे जाने के लिए। 10 बजे हमको रामलीला ग्राउंड में पहुंचना था। लेकिन इससे पहले जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनको कुछ ये लग गया था कि ये बहुत बड़ी रैली भारत के इतिहास में होने वाली है और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया आपस में मिल करके कि ये रैली होने नहीं देना है। केंद्र सरकार ने फ्री हैंड दे दिया राज्य सरकार को। तो मुलायम सिंह जी ने उस टाइम बहुत ही एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जब देखा कि जगह जगह से लोग रात को दिल्ली पहुंच रहे हैं, संपूर्ण उत्तराखंड से बसें दिल्ली पहुंच रही थी और अगले दिन रैली का आयोजन था। तो उत्तराखंड से जितनी जनता जा रही थी, चाहे वो पौड़ी से आ रही थे, चाहे वो कोटद्वार से आ रहे थे, चाहे वो ये रुड़की की तरफ से जा रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था इनको रात ही कहीं न कहीं रोकें और इनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। 2 अक्टूबर की सुबह जब हम लोग जाने की तैयारी में थे, तब हमें पता चला कि रात को कुछ घटना मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा पर जो एक है, वहाँ एक घटना घट गई है कि रातों रात कुछ वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस थी, पीएससी थी और कुछ सिविल ड्रेस में लोग थे, जिन्होंने कि आंदोलनकारियों को मेन सड़क से हटा करके कुछ अलग से जगह पर उनको ले जा करके आगे से बैरिकेडिंग कर दी थी और उनकी सबकी गाड़ियाँ वहाँ फंसा दी। और रात के 12-1 बजे लगभग उनके साथ पुलिस वालों ने बहुत मारपीट वगैरह शुरू कर दी। उनको बहुत तोड़ फोड़ गाड़ियों के साथ करना शुरू कर दिया, गाड़ियों में आग भी लगा दी। लेकिन एक और घटना जो हमारे देश को जो शर्मसार करने वाली है और देवभूमि की जो एक बहुत देवतुल्य जनता है, जो अपने एक अधिकार के लिए, अपनी एक मांग के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जिसे कह लें, केंद्र सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए जा रही थी, उनके लिए एक बड़ी आघात की बात हुई। और जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 17 लोग वहाँ मरे भी हैं। लेकिन जो चीज़ जिसे हम सहन नहीं कर पा रहे, जो हम नहीं पचा पाए, जो हमसे देश शर्मसार हुआ, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार वहाँ किया गया, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी। जब हमें ये घटना पता चली कि वहाँ ऐसा हो गया, तो जो भी नियर अबाउट क्षेत्र है, वैसे तो संपूर्ण उत्तराखंड को जैसे ही खबर लगी तो पूरे उत्तराखंड में आक्रोश फैल गया। कोई हम तोड़ फोड़ नहीं करे थे, कोई कुछ नहीं करे थे। एक सिंपल तरीके से, आंदोलन के तरीके से, जो माध्यम होता है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, उस तरीके से हम जा रहे थे। तो एक आक्रोश पूरे उत्तराखंड में जगह जगह फैल गया। हमारी गाड़ियां भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सके, हम जा ही नहीं सके। लेकिन रुड़की सबसे नियरेस्ट क्षेत्र है रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर का। यहाँ पर तो जितना भी पर्वतीय क्षेत्र का आदमी है या जो भी मैदानी क्षेत्र का लोग जो इस हमें समर्थन कर रहा था, वो सब बहुत आक्रोशित हो गए। एक तो पहले बहुत दुखी हो गए सभी लोग। हमारे लोकतंत्र में गांधी जयंती का दिन, एक अहिंसा के पुजारी का दिन, देश के राष्ट्रपिता का दिन, और उस दिन ऐसी घटना घटित हो गई। सब स्तब्ध थे, ये हो क्या गया हमारे साथ। जनता सड़कों में उतर आई, जगह जगह यहाँ रुड़की में तोड़ फोड़ घटनाएं घटने लगी। जगह जगह लोग सूचना लेने लगे कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग, क्या हुआ। मतलब खुद सब लोग सक पकाए हुए थे, डरे हुए थे, किसी को संपूर्ण घटना के बारे में नहीं पता था। मतलब हर आदमी अपने अपने तरीके से व्याख्यान दे रहा था। तो हम लोग दिल्ली के लिए निकले थे, फिर हम घर लौट करके नहीं आए। जब हमने एक बार बता दिया घर वालों को कि भाई कि दिल्ली तो जा नहीं रहे हैं, ऐसी घटना होगी, लेकिन हम दोबारा चले गए थे घर से कि भाई कि अब कुछ
होगा हम लोग उसमें शामिल होंगे। तो सड़कों पर यहाँ रुड़की चौराहा यहाँ से लेकर के बाकी सारे बस अड्डे से लेकर के पूरी रुड़की सिविल लाइन में उस दिन बहुत लोगों ने उग्र रूप दिखाया। लगे रहे जहाँ भी जैसा भी है अपना काम करते रहे लोग, और शासन प्रशासन के खिलाफ एक उग्र स्वरूप लोगों का उस दिन देखने को मिला। हम लोग उसमें सुबह से ही शामिल थे। यही घटना सब लोगों ने रात को ये डिसाइड किया। अब जब सुबह से लेकर के रात 12 बज गई, वहाँ कुछ ये पता चला कि कुछ लोग जो रामपुर तिराहा में जो जख्मी हुए, कुछ मारे गए, कुछ ऐसे हैं, इनकी कुछ डेड बॉडी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आ रखी है और कुछ लोग घायल हैं। हम लोगों ने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी, सब कुछ व्यवस्था कर रहे थे। उनकी मदद के लिए वहाँ हम लोगों ने चंदा भी इकट्ठा किया। रात 12 बजे लाइन में लग करके हम लोगों ने मतलब अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था वो किया, और रात 1-1:30 बजे मैं घर पहुंचा उस दिन 2 तारीख की रात को। अगले दिन 3 तारीख की सुबह को हम लोग फिर मिले। जब मैं यहाँ से सुभाष नगर गया, वहाँ सब लोग एकत्रित थे, कम से कम 4,000 साढ़े 4,000 के लगभग वहाँ पर लोग थे। जब सभी लोग एकत्रित हो गए थे, हमें कुछ ऐसी भी खबर लगी कि वहाँ रात में कुछ डेड बॉडी आई थी और उनमें से कुछ डेड बॉडी सुबह तक थी नहीं, यानी पुलिस ने उनको रफा दफा कर दिया। सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले तो सिविल हॉस्पिटल जाया जाए यहाँ पर से, और उसके बाद हम लोग एक अपना ज्ञापन जो हम लोगों ने बना रखा था, तत्कालीन जो एसडीएम थे कामरान रिजवी करके थे, उनको हम जा करके और ये अपना ज्ञापन उनको देंगे। ये प्रोग्राम उस दिन का हमारा डिसाइड हुआ वहाँ पर से। तो सबसे पहले हम लोग तो जो सिविल हॉस्पिटल है रामनगर में वहाँ गए। वहाँ पुलिस के साथ कुछ झड़प होगी। इसी बीच में रास्ते में भी पीएससी ने हमें रोकने की कोशिश करी, जहाँ की एक वैन को भी आंदोलनकारियों ने आग लगाई। और जब सिविल हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ भी पुलिस ने हमें किसी से मिलने नहीं दिया। फिर जो आक्रोशित लोग थे, हम सभी लोग, इनमें से कुछ लोगों ने वहाँ भी एक पुलिस जीप को आग लगाई। बड़ी झड़प के बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि अब एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया जाए, और वहाँ से हम लोग एक जुलूस के रूप में लगभग 4-4,500 आदमी रहे होंगे, सड़क मार्ग से सीधे एसडीएम ऑफिस की तरफ निकल रहे थे। तो जो बीएसएम तिराहा से होकर के निकलता है, ये चाव मंडी होते हुए इसने जाना था और एसडीएम ऑफिस में आना था। तो हम लोग जितने भी युवा थे, हमको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी भाई कि आप लोग ठीक से देखें, कोई गलत आदमी हमारे बीच भीड़ में ना आ जाए, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे भी अन्य लोग जो भीड़ में शामिल हो जा रहे थे और कुछ गलत हरकतें कर रहे थे। किसी की गाड़ी पर पत्थर मार देना, किसी का कुछ कर देना, ताकि ये हमारा जो आंदोलन है ये बिगड़ जाए, शासन प्रशासन इस पर कठोर करे। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी हमें थी कि कोई बाहर का आदमी हमारे बीच में शामिल नहीं होना चाहिए और आप आगे आगे चले। मैं आगे सबसे अग्रिम पंक्ति में ही मैं था और मेरे साथ मेरे कुछ अन्य दोस्त भी थे। तो हम देख रहे थे ये, तो बीएसएम तिराहा के पास आकर के हमारे बीच में से कुछ नए युवा जिनको आगे दिखाई दिया कि बीएसएम तिराहा पर बहुत मात्रा में पीएससी पुलिस खड़ी है। 2-4 ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने उनको देखा कि ऐसा कर रहे थे, तो मैं तुरंत ही उन बच्चों के पास गया, मैंने उनको डांटा। वो मेरे कहने से वो पीछे हट गए, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक इंस्पेक्टर साहब थे, तो वो मेरे से उलझ पड़े। वो गाली दे करके बातचीत करने लगे, पहाड़ी शब्द सूचक करके वो सभी पहाड़ियों को गाली दे रहे थे, और गाली के साथ उन्होंने कहा कि तुम पहाड़ियों के साथ मतलब गलत शब्द हमारे लेके आओ। तो मैं एकदम पीछे पलट गया। मैंने उनसे कहा कि आप अपने शब्द वापस लीजिए, ये शब्द आपको उचित शोभा नहीं देते, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। मैंने कहा भाई कल तो तुम लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया, आज क्या कर दोगे? उन्होंने कहा मुझे कि मैं गोली मार दूंगा तुम सबको यहाँ पर। खबरदार किसी ने कुछ करने की कोशिश करी है। जो शांति जुलूस जा रहा था उसको भी रोकने का उनका मन में विचार था, लेकिन उनकी मनसा कुछ और थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पुलिस का इरादा आज क्या है और क्या नहीं है। मैं तो ये सोचा कि ये भी तो एक इंसान है। 2 अक्टूबर को उन्होंने इतना बड़ा जघन्य कांड किया है, तो ये भी शर्मसार होंगे। कहीं ना कहीं इनका मन में अंदर से इनको ग्लानि हो रही होगी कि कल शासन ने स्वतंत्र देश के नागरिकों के साथ इतना बड़ा जघन्य कांड कर दिया। लेकिन वो पुलिस वाला मुझसे उलझ पड़ा। वो कुछ चाहता था। अभी पूरा जुलूस हमारा आ ही रहा था, इत्तेफाक से मैं उस वक्त 20 सड़क में खड़ा था और अकेला ही था। इतने में इंस्पेक्टर ने या एसडीएम साहब ने कुछ इशारा किया ऊपर वालों को किया, तो उनने सबने फायरिंग शुरू कर दी। तो मुझे ये नहीं पता चला इतने में कि कब मुझे गोली लग गई, कब मैं गिर गया, क्या हो गया। गोली की आवाज़ सुनाई दी बस थोड़ा देर, फिर मैं अचेत अवस्था में पड़ गया। शायद 20-25 मिनट तक मैं इसी अवस्था में रहा, वहाँ पड़ा हुआ। मुझे तो कुछ होश था नहीं। सारा जुलूस आ गया। पुलिस ने सबको कह दिया कि खबरदार कोई इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। मुझे उठाने भी नहीं दिया। तो लोगों ने सोचा कि शायद मर गया है। अब ये मेरी बॉडी में कोई हरकत बताते हैं सभी लोग की कोई हरकत नहीं हो रही थी। सबको ये लगा कि ये लड़का खत्म हो गया है और सब हतप्रभ थे कि अब ये भी तो हमारे साथ चल रहा था। लेकिन 20-25 मिनट के बाद मेरे बॉडी में कुछ हरकत हुई। मैंने अपने हाथ पैर चलाने शुरू करे, तब उनको लगा कि नहीं ये जिंदा है। पुलिस ने फिर भी लोगों को रोका कि कोई इसके पास नहीं आएगा, और फिर पुलिस ने कुछ फायरिंग भी करी, जिस दरमियान 2 लड़कों को और गोली लगी। एक के छर्रे लगे 32, संजय रावत सुभाष नगर का ही, एक यादवेंद्र, उसके पैर में गोली लगी। वो सामने खड़े थे। तो पुलिस ने फायरिंग करी कि जो इस लड़के को उठाने कोई आएगा तो
उसके फिर हम यही हाल करेंगे। लेकिन मैंने उठने की कोशिश करी, मेरे से उठा नहीं गया। मेरी आंखों से मुझे कुछ दिखाई नहीं था, बस कुछ चेतना आ गई थी। मैं अपने शरीर को नहीं उठा पाया, मैं फिर वैसे ही लेट गया। जब सामने वालों ने देखा कि ये उठ नहीं पा रहा है या चल नहीं पा रहा है, तो उनमें से एक ने हिम्मत की और पुलिस के ना करने के बावजूद भी वो दौड़ करके मेरे तक आया और मुझे खींच कर ले गया। वो हैं एक हमारे प्रखर आंदोलनकारी एक्स सर्विसमैन, आर्मी से रिटायरमेंट है, थमन सिंह रावत, यहीं दुर्गा कॉलोनी में रहते हैं। अभी वो जीवित हैं, बहुत साहसी युवक हैं। वो मुझे ले गए कि चाहे पुलिस गोली क्यों ना मार दें, इसको निकालो भाई, ये जिंदा है, इसको तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। शायद 20-25 मीटर तक वो मुझे खींच के ले गए, क्योंकि उठा वो भी नहीं पाए। वो तुरंत एक स्कूटर वाला जा रहा था और अपने आप उसमें बैठे, तुरंत वहीं रामनगर सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्होंने फर्स्ट एड दिया और देखा जो मेरी चोट चाट थी। उन्होंने कहा भाई यहाँ इसका इलाज हमारे पास है नहीं, इसको गोली लग गई है, इसको तुरंत मेरठ ले जाओ। फिर मेरे घर वालों को भी इसी दरमियान में सूचना दी गई और मुझे मेरठ के लिए भेज दिया। तो मैं मेरठ गया, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। इत्तेफाक से ये बदकिस्मती कह लें, उस दिन वहाँ सीनियर डॉक्टरों की स्ट्राइक थी किसी बात को लेकर करके, और वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ एक टेक्नीशियन थे उत्तराखंड के, सुरेंद्र सिंह रावत गौचर के। तो जब मैं भी यहाँ से पहुँचा, मेरी भी स्थिति उन्होंने देखा कि ये नाजुक स्थिति है, मेरे यहाँ चेस्ट में गोली लगी हुई थी और यहाँ से बाहर निकल गई। तो मेरठ जैसे तैसे उन्होंने किसी जूनियर डॉक्टरों से कह करके मेरा ऑपरेशन करवाया। जब मेरा ऑपरेशन करवाया तो मेरा चेस्ट में बताते हैं कि सारा ब्लड जमा हो गया था और 2200-2300 ml ब्लड उन्होंने वहाँ से जो चेस्ट में जमा हुआ था वो निकाला, यहाँ ऑपरेशन किया, नली वली इसमें लगाई। और क्योंकि वहाँ स्ट्राइक थी इसलिए उन्होंने भी कहा भाई कि फर्दर इलाज के लिए अगर इनको तुरंत आप यहाँ से दिल्ली ले जाओ। और सुबह ही वहीं से मतलब एम्बुलेंस मिली और मुझे तुरंत परिवार वाले मेरे सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए दिल्ली। 4 तारीख को मैं सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच गया और वहां भी डॉक्टरों को लगा कि शायद में ये लड़का बचेगा नहीं, उन्होंने ज़्यादा सिंसियर लिया नहीं। सुबह से लेकर के शाम की 7 बजे तक मैं स्ट्रेचर पर था। देवभूमि का कुछ असर रहा होगा कि मैं सर्वाइव कर गया। फिर उन्होंने मुझे रात को एडमिट किया। रात को उन्होंने मुझे वार्ड में भेजा कि नहीं, ये अभी इतने घंटे ये बच गया तो मे भी पॉसिबल ये बच जाए। फिर रात से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो 4 तारीख की रात को मैं सफदरजंग में एडमिट हुआ। 1-1.5 महीना सफदरजंग में ट्रीटमेंट हुआ और अंत में डॉक्टर लोगों ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया 100% परमानेंटली फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ। जब मैं वहाँ से घर को चला तो एक दिमाग में ये था कि वापस रुड़की जा रहा हूँ और अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अपने साथियों के बीच में जा रहा हूँ, उन लोगों के साथ जा रहा हूँ जिनके साथ मैंने आंदोलन किया है, जिनके साथ मैं आंदोलन में भागीदारी करता रहा हूँ। जब हम वहाँ से चले, लेकिन मुझे एक उम्मीद ये थी कि भाई चलो, जब अपने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए हमने ये बलिदान दे दिया, जो मेरा सर्वोच्च बलिदान होता था वो मैंने कर दिया। अब जनता की बारी है, मेरी बारी तो अब यहाँ पर समाप्त हो जाती थी जो मेरे से बनता था। अब मैं सोचता था अब मेरे साथी, जो मेरे सहयोगी थे, जो आंदोलनकारी थे, जो मेरे राज्य के जो निवासी हैं, ये अब शासन प्रशासन, अब इनकी जिम्मेवारी है। मुझे ये लगता था जैसे रुड़की पहुंचूंगा सभी साथी लोग बिल्कुल रोड के पास, सब जहां पर से हमारे घर को आते हैं वहां मैंने कहा सब इकट्ठे होंगे, मेरे वेलकम के लिए सब इकट्ठे होंगे। और लेकिन बस यहाँ से समय ने करवट बदली और एक नई दुनिया देखने को मिली जीवन में। ऐसा मैं पहले कभी सोचा नहीं था। जैसे ही मैं रुड़की पहुंचा तो मेरे दिल में एक धड़कन सी हो रही थी कि अब पहुंचने वाले हैं, लोग वहाँ होंगे, बिल्कुल फूल मालाओं के साथ मेरा स्वागत होगा, मेरी पत्नी का स्वागत होगा, सब घर वालों का स्वागत होगा, जो हम लोग जा रहे हैं सब वेलकम करेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में पहुंच रहा था, मैंने देखा कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति कहीं था नहीं, किसी को कोई मेरे वेलकम के लिए, कोई मुझे रिसीविंग के लिए कोई नहीं था कहीं पर भी है। बहुत अफसोस सा हुआ अंदर और सिर्फ अगर कोई वहाँ खड़े थे तो मेरा परिवार के सदस्य माँ और मेरी बहनें खड़ी थी, यहाँ भाई लोग थे, इसके सिवा और कुछ नहीं था। अंदर से बिल्कुल जो मैं टूटा और जो मुझे एक नई दुनिया दिखी, मुझे ये लगा कि शायद में ये दूसरी गोली है जो कि मुझे लगी हो और जिसका कि दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मुझे BSM 13 पर गोली लगी थी तो मुझे उसका पता नहीं चला कि गोली कब लगी और मैं कब गिर गया। लेकिन ये जो आघात मुझे लगा, मैं जैसे सोच रहा था कि लोग होने चाहिए, लोगों का कर्तव्य बनता है ये, लेकिन बस एक सन्नाटा सा मेरे मन में छा गया, एक अंधेरा सा मेरे मन के अंदर एक भ्रम था, वो हट गया किस्म से। आघात बहुत लगा, बस अब मुझे ये लगा कि भाई कि अब मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरी 1 वर्ष की बच्ची है, मेरी पत्नी है। और जब घर पहुँच गए उसके बाद लोग आने भी लगे, बार बार मिलने भी लगे, तो वही थोड़ा देर बैठ कर अपनी सांत्वना दे करके कि अब चलो हम जो क्या कर सकते हैं भाई, और चले जाते। एक झूठी सांत्वना कि ये अब ये समस्या सिर्फ और सिर्फ हमारी व्यक्तिगत समस्या हो गई,
इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, न इससे समाज को कोई लेना देना है, न किसी राजनीतिक दल को कोई लेना देना है, न किसी नेता को, न शासन प्रशासन को। अब एक नया ही रूप हम लोगों को देखने को मिला। और जो ये हमारी पत्नी है, अब 24 घंटा बिना इसके अब न मैं उठ सकता था, न बैठ सकता था। मुझे लगा कि जैसे मैं एक बच्चा बन गया है और ये मेरी माँ के रूप में एक नया रूप हम लोगों का बच्चे और माँ के समान जैसा होता है कि मेरा मुंह धुलाना, मेरा हाथ धुलाना, मेरे को मेरे नैतिक कर्म बिस्तर पर ही करवाना, मेरे कपड़े चेंज करना, अब ये सब कुछ बिस्तर पर होता था और ये करती थी बेचारी। और मैं इसे सॉरी बेचारी तो नहीं कहूँगा, ये तो हिम्मत वाली लड़की है, इसने किया। पहले बहुत नाजुक थी, लेकिन जब ये करने लगी धीरे धीरे इसने मुझे संभाल लिया और एक नया रूप ही हमारे जीवन में पति पत्नी का बन करके उभर कर आया है, जिसने एक नई परिभाषा हम लोगों को दी। सिर्फ पति पत्नी ही का रूप नहीं होता है कि जैसे एक माँ की तरह उसने मेरे को पाला पोसा। और मुझे लगता है कि आज 28 साल इस समस्या को हो गए। 28 साल बाद भी मैं एक बच्चा ही हूँ और वो आज अपने बच्चे को बड़ा करने के उसमें आज भी लगी हुई कि ये बच्चा कब अपने पैरों पर चलने लगे, जैसे कि माँ की उम्मीद होती है। इतना सब्र, इतना मेहनत, इतने सब कुछ जो भी है सब इनकी बदौलत है। इन्होंने समस्या को आत्मसात कर लिया। तो परिवार का बहुत अच्छा साथ रहा, परिवार ने अच्छा साथ दिया। समाज में कुछ सार्थक लोग भी हैं, कुछ सच्चे लोग भी हैं। स्वर्गीय प्रेम सिंह कठेर जी थे, वो बार बार मेरा मनोबल बढ़ाते थे। एक हमारे और पड़ोसी हैं श्री जगदीश सिंह भंडारी जी, वो बार बार हमारा मनोबल बढ़ाते थे कि शाबाश, हिम्मत करो, बहुत अच्छा, जीवन बहुत अच्छा है, आगे इनको भी हिम्मत बढ़ाते थे। तो अच्छा लगता था हमें कि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हिम्मत बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जीवन चला है। हरिद्वार जनपद में रुड़की में एक आंदोलनकारी है प्रकाश कांति। इस राज्य आंदोलन की वह शख्सियत हैं जिसको मैं अपने शब्दों में कहूं तो राज्य आंदोलन के जिंदा शहीद हैं। कमर से नीचे का हिस्सा उनका दिव्यांग हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारी। जब वो बीएसएम तिराहे पर जब गोलीकांड हुआ रुड़की में, उसमें 3 लोग घायल हो गए थे, यादवेंद्र, संजय सिंह और प्रकाश कांति। बाकी 2 लोग तो स्वस्थ हो गए थे, लेकिन प्रकाश कांति को इस आंदोलन का जो जीवन भर के लिए जो दर्द मिला है, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। इलाज हुआ, जब हॉस्पिटल से घर आए, अब भी वो व्हील चेयर पर हैं। उन्होंने भी सोचा था कि हमारे साथी होंगे, आंदोलनकारी लोग होंगे, जिस तरह से जो सम्मान और एक मान मिलता है वो शायद उनको अभी तक नहीं मिल पाया। सरकार को भी चाहिए था, इस रास्ते से हरिद्वार दिल्ली के रूट पर अनेक वीआईपी जाते हैं, हमारे राज्य के मुखिया जाते हैं। एक दिव्यांग राज्य आंदोलनकारी जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो आज की तारीख में काफी परेशान है, उनको उपचार के साथ साथ उनकी आर्थिकी को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य के लिए उन्होंने जो किया, जिस यंत्रणा को वो झेल रहे हैं, कम से कम सरकार को इतना तो चाहिए कि उनको वो मुकाम, वो सम्मान राज्य स्तर पर दिया जाए, जिससे वो सम्मान की जिंदगी जी सकें। केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी या राज्य स्थापना दिवस ठीक ऐसे हो गए जैसे साल भर में किसी का हम श्राद्ध करते हैं, उस पर भी मंच पर हमें ढंग से सम्मान नहीं मिलता, उनको ढंग से बुलाया नहीं जाता। तो ये एक बड़ी अपेक्षा है कि ऐसे आंदोलनकारी अगर जीवन यात्रा पूरी भी करते हैं तो कम से कम उनका अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। दिल्ली से आने के बाद हम लोग ये तो समझ गए थे कि जो कुछ करना है खुद ही करना है और किसी से ज्यादा उम्मीद अब हमें रही नहीं थी। धीरे धीरे हम सोचने लगे कि भाई जीवन कैसे पटरी पे लाया जाए। मेरे लिए तो ये बहुत ही अजीब सी स्थिति थी, कभी देखा भी नहीं था किसी को इस तरह के अवस्था में। तो फिर भी किसी तरह हिम्मत बटोरी, नौकरी करने कहीं जा नहीं सकती थी, बेटी थी छोटी गोद में, और सर की ऐसी स्थिति थी कि वो करवट भी नहीं ले पाते थे बिल्कुल, हर चीज के लिए दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आया कि चलिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि ट्यूशन पढ़ाते हैं और मैं पढ़ाऊंगी, आप मत पढ़ाना, जहाँ पे मुझे नहीं आएगा आप मुझे बता देना। इस तरह हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पहले साल 2 बच्चे मिले हमें, उसके बाद नेक्स्ट ईयर थोड़ा और बढ़ने लगे। सबसे पहले ट्यूशन की कमाई मेरी 90 रुपए हुई थी। मैं बहुत खुश हुई थी और बिल्कुल फुली नहीं समाई कि भाई चलो हम कुछ कर सकते हैं। अगले सेशन में हमें काफी बच्चे मिल गए, उससे अगले सेशन में भी काफी बच्चे मिलने लगे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि हम सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बहुत ही बिजी रहने लगे दोनों जने ट्यूशन पढ़ाने में। मैंने इन्हें बोला कि चलिए नर्सरी स्कूल खोलते हैं। हम दोनों ने चुपचाप अपने आप पीछे से एक नर्सरी स्कूल खोल दिया 1996 में। तो पहले साल 10 बच्चों से हमें स्कूल की शुरुआत करी हमने।
फिर तो हम मेहनत करते गए और साल दर साल बच्चे बढ़ते गए, और ईश्वर की कृपा से जब थोड़ा बच्चे बढ़ गए तो परिवार वालों को भी आ गया ढाढ़स कि हाँ ये कर सकते हैं। फिर सारा परिवार ही हमें एस्टेब्लिश करने में जुट गया, सबका पूरा सहयोग रहा। रुड़की की सुषमा मेंदोला ने जो बात बोली है कि उनकी जिंदगी, उनके पति को गोली लगी और उनके पति व्हील चेयर पर आ गए, और उसके बाद जो उनके संघर्ष थे उसके बारे में जो उन्होंने बात करी, वो एक बहुत अलग उदाहरण है। और उन्होंने पूरा संघर्ष करके अपनी जिंदगी को चला रही हैं। वो उसमें किसी ने उनकी सहायता नहीं करी, ना तो सरकार ने बहुत ज्यादा सहायता करी और ना ही समाज ने सहायता करी। लोगों को भी जिम्मेदारी होती है कि वो सहायता करें, उन्होंने करी सहायता। वही स्थिति उत्तराखंड आंदोलन के बाद पूरा का पूरा दृष्टि है, पूरे उत्तराखंड आंदोलन के बाद की स्थिति को देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार को दिखाई नहीं देता है। इसलिए 28 साल में मैं स्वयं को देखता हूँ कि मैं इस स्थिति में आ गया, 100% फिजिकली परमानेंट डिसेबल हो गया, मेरा परिवार असहाय हो गया, मैं कुछ काम करने की स्थिति में नहीं रह गया, मैं दूसरे पर निर्भर हो गया। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैंने हायर एजुकेशन ले रखी, मैंने MA किया हुआ, मैंने B.Ed किया हुआ, मैंने LLB किया हुआ है, 3 विषय में मेरा MA है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? मैं घर से बाहर जाकर कुछ कर नहीं सकता, मैं करने की स्थिति में ही नहीं हूँ, मैं घर पढ़ा हुआ हूँ, दूसरे पर निर्भर हूँ। सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने राज्य के लिए इतना अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, इसके लिए कुछ करना चाहिए। कदम कदम पर हमें शासन प्रशासन से ठोकरें खानी पड़ी, लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा। और मुझे पेंशन कब मिलती है? 2012 में। उत्तराखंड बन गया है सन 2000 में, और पेंशन मिल रही मुझे 2012 से। ये 12 साल कहाँ गए? कहाँ थी मेरी फाइल? मेरी फाइल उस सचिवालय में पड़ी हुई थी, बिना सुविधा शुल्क के। पता चला कि वो फाइल किसी ने आगे नहीं बढ़ाई। 2012 में हमारे क्षेत्र में खनौड़ी जी आए थे। जब खनौड़ी जी यहाँ गए, विदिन 24 आवर्स मेरे पास फैक्स आ गया था यहाँ कि भाई तुम्हारी पेंशन हमने फिक्स कर दी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे 10,000 रुपये पेंशन खनौड़ी जी ने लगा दी, और उसके सिवा कभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ की जमीनों पर आज भूमाफियाओं का कब्जा है। नेतागण अपने सारे के सारे देहरादून में आकर बसे हुए हैं, और पलायन रोकने की कौन बात करेगा? होना क्या चाहिए कि जितने विधायक अपने क्षेत्र में रहे। देहरादून में क्या काम है उनका? सब ने यहाँ मकान बना रखे हैं और बात करते हैं पलायन रोकने की। ये सब झूठी बातें हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता को मैं निवेदन अपना करना चाहता हूँ कि आप फिर तैयार हो, एक आंदोलन की फिर जरूरत है। एक बार हम सबको फिर एकत्रित होना पड़ेगा और इनको इनकी औकात दिखानी होगी। हम इसको कहेंगे कि भाई सरकार इसको यहाँ से केंद्र शासित बना दो, इसको यूनियन टेरिटरी बना दो, इसको किसी प्रकार का झंझट ही नहीं रहे। जब हमने ऐसे ही रहना है तो नेताओं को क्यों करें भाई? मुझे बड़ा गर्व होता है कि भाई हमने अपना बलिदान दिया, अच्छा है, लेकिन एक अच्छा राज्य भी तो बन जाता, हमें खुशी तो होती। मुझे नहीं मिला, औरों को तो मिलते, कम से कम भविष्य तो सुरक्षित होता। हमारे जो 2 अमृत शहीद हैं, जिनकी शहादत का कोई मोल नहीं, जो अनमोल है, उनकी कुर्बानी, उनकी दास्ता, उनका जज्बा, उनका संघर्ष, और उसके बाद उनकी पीड़ा, आज वो 26 और 27 साल से बेड पर हैं, बेड रिडन हैं, पलंग पर हैं। उनकी तरफ एक छोटा सा गिलहरी सा प्रयास मुझ जैसे लोगों ने भी किया। पहले उनको 10,000 रुपया प्रति माह सम्मान पेंशन दिलवाने के प्रयास किया, उसमें हम सफल हुए। 10 वर्ष पहले की बात है। और अभी 2 माह पूर्व इसी स्टेट गवर्नमेंट से उस पेंशन को दोगुना करवाया, जिसका जियो हो गया है। मैंने तो प्रत्यावेदन 50,000 के लिए दिया था, क्योंकि 50,000 भी कम है, क्योंकि उनके मेडिकल एड पर बहुत पैसा खर्च होता है जो कि वो नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी हम सरकार के भी आभारी हैं कि उन्होंने चलिए 20,000 रुपया तो किया। सबसे कठिन होता है खुद को बदलना, और सबसे दुखद होता है ना बदलकर खुद को बदला हुआ समझना। फिर उलझन में जीना, रोज खुद से लड़ना, म्यान में रखी तलवार को ना संभाल पाना, हर बात पर म्यान से तलवार का निकलना, और अपनी दिशा लेती हुई शाखाओं का एक वार में कटना, फिर घाव पर मरहम लगाना, सहलाना, पौधों को नई आस से सींचना, ये सोचना, इस ख्वाब में जीना, इस दफा जो शाखें फूटेंगी अपने मन मुताबिक दिशा नहीं लेगी, और जानते हुए भी ये भूल जाना, तलवार से शरीर ही नहीं रूह भी कटती है। लाख सींच लो चाहे, कटी रूह से फिर शाखें नहीं उगती हैं।